जो ये जन संवाद हैं, जन संवाद के मद्देनज़र कहा जाए तो 55 आवेदन आया हुआ है, जिसमें आवेदन में आपके जन समस्या, ज़मीन के सवाल, नाली के सवाल, कब्रिस्तान के घेराबंदी के सवाल, ये सब सवाल है। तो 55 जो आवेदन आया है उसके उपलक्ष्य में अब यहाँ के जन संवाद के अंतिम कहा जाए तो अपना संबोधन के रूप में कॉमरेड डॉक्टर अजीत कुमार बिहाई जी से हम आमंत्रित करते हैं वो बातों। संवाद में उपस्थित प्रखंड के विभिन्न गांव से आए हुए आप तमाम लोग, हमारे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, छात्र नौजवान दोस्तों, और यहाँ उपस्थित हैं हमारे पार्टी भाकपा माले के प्रखंड के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी, युवा नेता नीरज जी, धर्मेंद्र यादव जी, हरेंद्र मौर्य जी, और यहाँ उपस्थित आप हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सहित आज जन संवाद में भाग लेने आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ये जन संवाद का कार्यक्रम हम लोग पूरे विधानसभा में चला रहे हैं। इसका मकसद दो मकसद है। एक तो यह है कि हम लोग सीधा आपसे जुड़े रहें और सीधा हमारा जो अपने मत का इस्तेमाल करके अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनसे हो, और दूसरा ये कि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तो कई सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जिनको विधानसभा के पटल पर रखना जरूरी होगा, तो उन सवालों को लेने के लिए भी हम आपके बीच में जा रहे हैं। आमतौर पर यह परिपाटी नहीं रही है। आमतौर पर जनता का दरबार नेताओं के दरवाजे पर लगा करता है, निजी तौर पर स्वीकार नहीं करता। मुझे खुद ठीक नहीं लगता, क्योंकि है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेताओं को जनता का दरबार लगाने का अधिकार नहीं है। वो राजतंत्र में दरबार लगा करता था। जनता खुद दरबार लगाएगी और उसमें हम हाजिर होंगे, हाजिरी देंगे, जैसे मैं आपके दरबार में हाजिर हूं। तो राजनीति में जब हम लोग आए तो हमने बहुत कुछ बदलने के संकल्प के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, और लड़ते हुए आपने हमें विधानसभा में जाने का मौका दिया। तो हमारा जो मुख्य सवाल था कि हमें वो सवाल जो रोज लड़ा जा रहा है सड़कों पर, जिन सवालों से जनता रूबरू हो रही है, जिन सवालों का हल आज़ादी के इतने दिनों बाद तक भी नहीं किया गया, उन तमाम सवालों को विधानसभा में उठाया गया। और हमारा यही नारा था कि हमारी लड़ाई इसलिए है ताकि हम सड़क के सवाल को संसद तक ले जाना चाहते हैं। तो इस बार हमें विधानसभा में जाने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर सड़क का जो सवाल है, गांव का, गलियों का जो सवाल है, उन सवालों को हम लोग विधानसभा में उठाएंगे और उन्हीं गांवों में, गलियों में उन सवालों को तलाशने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। और ये चारों प्रखंडों में हमारा कार्यालय है और उसी के इर्द गिर्द, उसी को केंद्र करके, चूंकि कुछ तो सेंटर होना चाहिए जिसके आसपास तमाम लोग जुटेंगे, तो उसी के इर्द गिर्द हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कल 61 प्रखंड में हुआ, आज यहाँ होगा, फिर नवानगर में, डुमराव में होगा, कल डुमराव में भी है। तो इस तरीके से जाएंगे। दूसरा सत्र शुरू होगा। पिछला सत्र तो शपथ का था, 5 दिनों का ही था, लेकिन उसमें भी हमने रोजगार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, खेती किसानी और मजदूरी के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। इस बार यह सत्र 1 महीने का होगा। तो 1 महीने जो ये सत्र चलेगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यह विधानसभा का सत्र जनता के लिए ज्यादा फायदे का सत्र हो। उसमें जनता की ज्यादा बातें कही जाए, ज्यादा बातें सुनी जाए और जनता के पक्ष में कानून बनाया जाए। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। 19 तारीख से सत्र शुरू होगा। इसके पहले यथासंभव जितने सवाल हम लोग ले सकते हैं लेंगे। जो छूट जाएंगे वो अगले सत्र के लिए होगा या उसके बाद के लिए होगा, लेकिन जितना संभव होगा वो इसके लिए लिया जा रहा है। तो चुनाव खत्म हुए 2.5 महीने हो चुके हैं। चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो हमने आपसे वादा किया था। पहला तो लोगों ने कहा कि ये बाहर से हैं, हालांकि मैं बाहर से था नहीं आपके बगल मेरा गांव है। लोगों ने कहा खैर प्रखंड अलग हो सकता है, जिला अलग हो सकता है, आदमी अलग नहीं हो सकता। तो मैंने कहा था कि मैं यहीं रहूंगा, और मैंने 2.5 महीने में इस बात का सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पहले वादे को पूरा कर दिया है और मैंने यहाँ रहना शुरू भी कर दिया है और लगातार
वो लोग जो जिनका घर यहाँ है वो भी इतना अपने घर में नहीं रहते होंगे जितना मैं यहाँ पे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में रहता था। कि हमें जो सत्ता का गुरूर है, घमंड है, और जो जनप्रतिनिधि जीत जाने के बाद खुद को जनता से इतना ऊपर लेके चला जाता है कि फिर 5 साल वो जनता को दिखता नहीं है। हमें सत्ता के और पदों का जो वो बड़ा आभा मंडल बन गया है, बहुत बड़ा, कि कोई संसद जी हैं, कोई एमपी साहब हैं, कोई एमएलए साहब हैं, वो तो जनता से मिलते ही नहीं हैं और इतने बड़े हो गए हैं कि जनता उनके बीच में बहुत बड़ी दूरी हो गई है। तो हमने कहा था कि उस दूरी को हमें ख़त्म करना है और जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में लेके आना है, और जिसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ और उसी कोशिश में आपके साथ हूँ। तो मैं अपने दूसरे वादे को भी पूरा कर रहा हूँ। तीसरी बात मैंने आप लोगों से कही थी कि हमारी लड़ाई शिक्षा को बेहतर करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने और समाज के सर्वांगीण विकास की कार्य योजनाएं जो होंगी वो हमारे लिए मिला था। अब तो स्कूलों में बेंच पहुंच रहा है, तो वहीं से पढ़ करके हमने तालीम हासिल की। बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम लोग जब मैट्रिक पास करके इंटर में आरा गए थे तो आंख से आंसू आते थे जब बड़े बड़े कन्वेंट विद्यालयों के बच्चों के साथ बैठते थे। तो हम जहां से पढ़ कर गए थे, हमारे स्कूलों का सिलेबस मैट्रिक तक का इतना कमजोर था कि आईएससी पास करने के लिए काफी हम लोग को मेहनत करना पड़ा, और तब वहां से खुद मेहनत करके इतना आगे निकलने के लिए प्रयास करना पड़ा, क्योंकि हमारी बुनियादी शिक्षा बहुत कमजोर थी और वो लगातार कमजोर हो रही है। और मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे जब यहाँ से पास करके जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। हमने उसको महसूस किया है, इसलिए हमारी जवाबदेही है कि बुनियादी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। कहाँ तो सिलेबस को ठीक किया जाता या इसके लिए बोला जाता, लड़ा जाता, लेकिन अभी तो सिलेबस दूर का बात हो गया है। विद्यालय ही बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें सरकारी संस्थानों को बेच रही है, नीलाम कर रही है, ऐसे दौर में हमें एक बहुत बड़ा खतरा लगता है कि पता नहीं आने वाले दिनों में स्कूल भी अब सरकारी बचेंगे कि नहीं। और यकीन मानिए कि अगर स्कूल सरकारी नहीं होंगे, सारे स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा से महरूम हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। उसके पास पढ़ाई करने का क्षमता नहीं है। आज भी पढ़ाई बड़े कन्वेंट विद्यालयों में, बड़े कन्वेंट विद्यालय जिसके बहुत ज्यादा फी होते हैं, महीने में 10-10 हजार रुपया लोग फी देते हैं। एक गांव के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत कम 3-4% लोग हैं जिनके बच्चे बड़े कन्वेंट विद्यालयों में पढ़ते हैं। 90% से ज्यादा लोगों के बच्चे गांव के इन्हीं विद्यालयों में पढ़ने के लिए, उनको अगर सही भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो यही कहा जाएगा कि अभिशप्त है, क्योंकि कोई चाहता नहीं है, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। इसलिए कि सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं। उसको बर्बाद किया किसने? उसको बर्बाद सरकार ने किया। सरकार ने सरकारी स्कूलों से तमाम संसाधनों को खत्म कर दिया। वो क्लासरूम के लिए बेंच नहीं दे रहे हैं, स्कूलों के लिए बिजली का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको वेतन तक सही समय पर नहीं दे पा रहे। तो पूरे के पूरे स्कूल के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया है। अगर ये सारा काम सही ढंग से नहीं होगा तो पढ़ाया कैसे जाएगा? लेकिन यहाँ पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और शिक्षकों को अभिभावकों के खिलाफ खड़ा कर देती है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि विद्यालयों में सरकारें खर्च कम करती है। आप सरकारों का बजट देख लीजिए। इस बार अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पास हुआ जिसमें शिक्षा के बजट से 6000 करोड़ रुपया डाउन कर दिया गया पिछले बजट से। तो आप सोचिए, जहां 6000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट कम कर दिया जाएगा तो इन विद्यालयों में सुविधाएं कैसे आएंगी? हम लोग शिक्षा में बजट को बढ़ाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, और चूंकि हम जानते हैं इस बात को कि इन विद्यालयों को बचाने का मतलब है गरीबों के बच्चों के तालीम को, उनके शिक्षा को, उनकी जिंदगी को बचाना। अगर ये नहीं बचेगा तो उनकी जिंदगियां नहीं बचेंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो शिक्षा का सवाल हमारे लिए प्राथमिक सवाल है। हम लोग आने वाले समय में इसके लिए जितना बेहतर हो सके, जो संसाधन है उसमें ही प्रयास करेंगे, और बाकी विधानसभा में इसके लिए बजट बढ़ाने के लिए हम लोग विधानसभा में मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि सरकारी विद्यालयों का बजट ज्यादा से ज्यादा हो। यहां तक कि देश में सबसे ज्यादा बजट अगर कहीं आवंटित हो तो वो शिक्षा के लिए हो, क्योंकि बिना शिक्षा का विकास कहीं भी संभव नहीं है। रोड, नली, गली, पुल, पुलिया तो जरूरत है, तो जरूरत से बनता है। सरकार को जरूरत होगा तो आपके गांव में रेलवे लाइन बना देगा, आपकी जरूरत से कम बनाता है। उसको जरूरत होगा व्यापार करना होगा तो कहीं भी एनएच बना देगा, वो तो जरूरत से बन जाएगा। आपको भी जरूरत होगा तो बन जाएगा।
हम लोग के पास भी कुछ फंड रहता है नली गली बनाने का, वो भी हम लोग बना देंगे। आजकल तो वार्ड का भी नली गली का फंड आ गया है, मुखिया का भी आ गया है, ये तो सबके पास है। तो ये विकास नहीं है, लोगों के अंदर विकास का भ्रम फैला हुआ है। विकास का मतलब होता है व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक रूप से विकास। सामाजिक आर्थिक विकास आपका तब होगा जब आपको बेहतर शिक्षा मिलेगा, जब आपको सस्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलेंगी, तब आपका सामाजिक आर्थिक विकास होगा। और जब तक आपका सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तो रोड तो खूब बढ़िया बन सकते हैं, लेकिन आप उस पर चलने का लायक नहीं रहेंगे। उस रोड खूब सुंदर रोड आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास जिंदगी में कभी ना गाड़ी होगी ना आप कभी रोड पर चलेंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। रोड नली पुल तो कोई बना देगा। इन स्कूलों के लिए लोग नहीं बोलते हैं, नहीं लड़ते हैं, और इसीलिए स्कूल बर्बाद है। हमने लोगों से कहा है कई सारे गांव में, पंचायतों में, नौजवानों से कि आपका ये विद्यालय है, सरकारी संस्थान मतलब आपका संस्थान, और प्राइवेट संस्थान का मतलब किसी खास व्यक्ति का संस्थान। इस पे पूरे गांव का अधिकार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल पर गांव का अधिकार होता है, उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये आपका है। इस एक एक ईंट में आपके खून पसीने की कमाई लगी है, समझ लीजिए। इसको बचाना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। आप ही सरकार है। ये लोगों को गुरूर हो गया है कि गद्दी पर बैठ गए तो वो सरकार हो गए। आप ही सरकार है। 5 साल बाद तो आप सरकार को ऐसा उठा के फेंकिएगा कि फिर उनका सारा गुरूर और दम टूट जाएगा ना। तो आप सरकार है, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं। आपके पास बहुत सारा अधिकार है लोकतंत्र में कि रेलवे 100% FDI हो गया और रेलवे अब निजी हो जाएगा। रेलवे में अभी आप जब कभी यात्रा करते होंगे तो लिखा हुआ रहता होगा, ये आपकी संपत्ति है, कृपया इसे बर्बाद ना करें। क्यों लिखा गया था? क्यों लिखा गया है कि आपकी संपत्ति? ये वाकई में आपकी संपत्ति थी, लेकिन हमने उसको अपना संपत्ति समझा नहीं और सरकार के जिम्मे छोड़ दिया। और सरकार ने इस बार हमारी अपनी संपत्ति रेलवे, जो हमारे बच्चों को नौकरी देती थी, जो हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देती थी, जो रेलवे हमारे लिए सिर्फ यात्रा मात्र की साधन नहीं थी, बड़े बड़े लोगों के लिए माल ढुलाई का साधन होगी, लेकिन हमारे लिए रेलवे हमारा सपना, हमारी जिंदगी थी। रेलवे इस देश की सबसे बड़ी संस्थान थी जहां हमारे बच्चे नौकरी करने जाते थे। एक रेलवे की ही नौकरी थी जहां किसी तरीके का टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं लगता था, जहां की नौकरी करने के लिए आपको 2 लाख रुपया खर्चा करके BEd नहीं करना होता था, DLEd की डिग्री नहीं चाहिए थी। आपने इंटरमीडिएट पास किया, गरीब से गरीब बच्चा सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, थोड़ा 2-4 कट्ठा खेती भी कर रहा है और शाम को जो है 2-4 घंटा पढ़ भी लिया, तब भी वो रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी कर सकता था और नौकरी करके अपने परिवार को बेहतर कर सकता था। अब क्या कीजिएगा? अब वो प्राइवेट हो जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, प्राइवेट होगा तभी रेल तो चलेगा, काम भी मिलेगा, लेकिन आपका विकास नहीं होगा। इसलिए कि प्राइवेट में वेतन ही कितना है? कितना वेतन है प्राइवेट में? एक ही काम के लिए अभी मास्टर साहब यहाँ हैं, समान काम का समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट के लिए 12 घंटा काम कराएगा और 8 से 12 हजार महीना देगा। लेकिन अगर आप सरकारी और हम उफ तक नहीं किए, यही दुख है। आपकी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आपको तो इसके लिए, आपका अगर कोई खेत बेच दे तो आप क्या कीजिएगा? मैं ये खेत में आलू बो रहे हैं, अब खेत कोई बेच देगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा? क्या चाचा कीजिएगा बर्दाश्त? ये भी तो आपकी संपत्ति है, लेकिन इसको आप अपनी संपत्ति समझे नहीं। इसके लिए भी आपको खड़ा होना होगा। वो भी आपकी संपत्ति है। कल से अंबानी का संपत्ति हो जाएगा, पेप्सी कोला थम्सअप का संपत्ति हो जाएगा, और लिखा रहेगा कि ये जो है अडानी का ट्रेन है, हाथ लगाए तो हाथ काट दिए जाएंगे। अभी तो इतना ही ना लिखा हुआ है कि आपकी संपत्ति है, कृपया नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उसमें ऐसा इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। उसमें लिखा होगा कि ये अंबानी की रेल है, ट्रैक्टर वाला है ना, लटकल तो गल बेटा, तो जाएगा। टच करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, छूने का। दिल्ली मेट्रो में चढ़े कभी, टिकट घुसाते हैं तब खुलता है चरखा, तब अंदर जाते हैं जी। सरकारी रेल है, सरकारी रेल में गए छाती तान के, हाँ टिकट ना आता का उखाड़ लीजिएगा, आइए बता देते हैं। अजब हाल है हमारा। अच्छा, गरीब आदमी को सफर करने का अधिकार नहीं है। हमको पटना जाना है
और हमारे पास पैसा नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो तभी तक जा सकते हैं ना जब आपकी रहेगी। अंबानी का हो जाएगी तो जाइएगा, उसको क्या मतलब है आपकी जिंदगी से। तो इतना खतरनाक पॉलिसी सरकार लागू कर रही है, सब कुछ बेच दी। सबसे खतरनाक तो इस बजट में LIC को बेच दिया महाराज। LIC पे कितना भरोसा है आप लोगों को, है ना। दूसरा कंपनी आएगा तो आप लोग नहीं इंश्योरेंस कराइएगा, ना ना प्राइवेट है, कहिया पैसा लेकर भाग जाएगा, ना ना सहारा वाला है तो टाटा वाला ही भाग जाएगा, हटाओ। LIC सरकारी है, कहते हैं ना LIC सरकारी है, आज LIC प्राइवेट हो गया। आपका सारा पैसा अब खतरा में हो गया, सबका पैसा। नींद नहीं लगेगा रात में सोचिएगा तो। गरीब से गरीब आदमी LIC में पैसा लगाता है, गरीब से गरीब आदमी। LIC में इतना कस्टमर है जितना कई सारे देश में आदमी नहीं है। LIC में 40 करोड़ कस्टमर है, और 40 करोड़ से ज्यादा मात्र दुनिया में 3 देश का आबादी है। भारत का, चाइना का, और कौन देश है, मात्र 3 देश है जिसका आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है, और अकेले LIC के पास 40 करोड़ कस्टमर है। बताइए तो LIC कभी घाटा में चलेगा? जो उन दुकान पर गर्दन कटा रहा है वो दुकान कभी घाटा में चलता है? ये कह रहा है कि LIC घाटा में चल गया। कैसे मान लें? आपके दुकान पर मूड़ी कट रहा है और दुकानदार का ना हो आमदनी कहाँ होता तो केकरा पे होता? जगह दुकान पर मछली मारा तो ओकरा पे होता। मैंने अजीब मैंने केकरा का बकलोल बना होता भाई। मैंने साफ हमने का अनपढ़ जाहिल बुझ ले बड़ा, तो डर पड़ल बड़ा। इस बात से हमने कम पढ़ल बन जी, तो एकदम ही जाहिल बुझ ले बड़ा सर, जौन बुझाए तो। मैंने 40 करोड़ कस्टमर है, बताइए। सरकार देश में नियम बना था कि अगर FDI होगा तो विदेशी पूंजी अगर निवेश होगी भी किसी क्षेत्र में तो मात्र 49% से ज्यादा नहीं होगा। अगर 49% होगा तो 51% सरकार के पास होगा। तो 51% अगर सरकार के पास होगा तो सरकार का उस पर मालिकाना हक होगा। ये सब LIC का 75% बेच दिया इस बार, तो 75% ये दे दिया निजी कंपनी को, तो बचा कितना? 25% आप मालिक रहिएगा। तो भारत सरकार का मालिकाना हक LIC पर से खत्म। ये इस बजट में फैसला हो गया, खत्म हो गया। अब इतिहास इस बात का गवाह है, जब देश आजाद हुआ 47 में, उसके बाद बीमा कंपनियां भयानक फ्रॉडबाजी कर रही थी, किसी का पैसा सुरक्षित नहीं था। तब 1956 में सभी बीमा कंपनियों को जोड़ करके भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारत सरकार ने जनता को लिखित भरोसा दिया कि हम गारंटर हैं, आप पैसा लगाइए, अगर कभी डूबेगा तो हम आपको पैसा देंगे। और LIC का इस बात का इतिहास है कि आज तक एक भी आदमी का पैसा LIC में नहीं डूबा, लेकिन सहारा में डूबा है, बाकी बीमा कंपनी में डूबा है ना, मिलता है, डूबा है कि नहीं डूबा है? तो अब इसमें भी डूब सकता है, इस बात को आप लोग मान लीजिए। चूंकि अब तो ये भी वही उसी तरह का हो गया जिस तरीके का सब है। जब 75% हिस्सेदारी बेच ही दिया तो बचा गया। तो ये बजट सब, अब एक खबर छपा, सब चल रहा था, उसमें लिखा सरकार 100 सैनिक स्कूल खोलेगी। बजट को देखना चाहिए, आप ही के लिए बजट आता है और उसी में सब खेला होता है। हालांकि नया जब मोदी सरकार बनी है, पहले का जमाना में नियम था कि बजट के दिन दाम भाव बढ़ता था, लेकिन अब सरकार का ऐसा नियम आ गया कि सालों दाम बढ़ रहा है। देखिए ना डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, तो अब महीने महीने दाम बढ़ रहा है। ये लोग बजट को भी अब कमजोर कर दिया। आज बजट में हमारे जिंदगी के फैसले होते हैं। उसमें लिखा कि 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, मोटा मोटा अक्षर में, और उसमें नीचे एक बहुत ही पतला और महीन अक्षर में लिख दिया है कि ये सभी स्कूल PPP मोड से खोले जाएंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड से, मतलब प्राइवेट सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो कुछ सरकार का जो आदमी है वो कहा कि देखिए सरकार सैनिक स्कूल खोलना चाह रही है। हम बोले कि बहुत यार तुम तो खुद बकलोल हो और हमको ही बकलोल समझते हो। मोटका अक्षर क्यों पढ़ते हो? मोटका अक्षर के नीचे जो महिका अक्षर है उसको ही पढ़ा करो। उसको तो पढ़ते नहीं। मोबाइल का सिम लेते हैं ना, क्या लिखता है? फ्री में बात होगा, और नीचे क्या लिखता है छोटका अक्षर में? कंडीशंस अप्लाई। तो लोगों नहीं पढ़ता है, सिम खरीद लेता है, और जब पैसा काटने लगा तो जाएगा भाई कैसे सिम दे दियो, तब सिम का दुकानदार दिखाते हैं नीचे वाला पढ़ रहा है, नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो महीन अक्षरों में आपकी बर्बादी लिखी होती है जिसको आप नहीं पढ़ते हैं।
ठीक उसी तरीके से जिसे कहा कि 75 साल से ऊपर के जो लोग रिटायर हैं, पेंशन धारियों का ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। और खाली रिटर्न तो नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन आपका TDS कटता रहेगा। मतलब जो टैक्स कटता है वो कटता रहेगा आपका एकदम कंटिन्यू। आपको खाली फार्म नहीं भरना है रिटर्न का। इसमें क्षति किसको हुआ? आदमी को क्षति हुआ। रिटर्न भरने से कुछ पैसा वापस भी आता है, तो वापस पैसा तो कुछ आएगा नहीं, बाकी जो कट रहा है वो कटिए रहा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, नजरबंदी का खेल। आपको वही चीज दिखाया जाता है सिर्फ जो सरकार आपको दिखाना चाहती है, और बाकी चीज को पर्दे के अंदर कर दिया जाता है। हम लोग पॉलिटिशियन हैं, हमारा काम पर्दे के अंदर की चीजों को देखना है और अंदर की चीजों को देख करके आपको बताना है जो मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पर्दे के अंदर की वो महीन जो अक्षर में लिखे हुए शब्द हैं उसको आप लोग भी देखने की जरूर कोशिश करें। उसको नहीं देखेंगे तो आपके सारे अधिकार इसी तरीके से खत्म किए जाते हैं। इसलिए ये तमाम सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं, जो नीतिगत सवाल हैं, जिनको लेकर के लड़ाई लड़ी। बहुत जोश खरोश में आंदोलन है। बताइए, किसानों के सामने कांटा गाड़ दिया, पूरा इतना बड़ा बड़ा कांटी। भाई कहां कहां के लोग हैं? इतना मेहनत अगर करते तो आज देश कितना आगे बढ़ गया होता। लेकिन आप किसानों के खिलाफ कर रहे हैं। और किसान क्यों ना आंदोलन करें? किसानों का सवाल बहुत ही जेन्युइन सवाल है, हम सबका सवाल है। ये किसान जिस सवाल पे आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का सवाल नहीं है, ये देश भर के। हमारा बिहार का किसान आज बर्बाद है। वहां के किसान तो मंडियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे यहां तो मंडी बाद में आएगा। उत्पादन ही सबसे बड़ा हमारे लिए समस्या है। उनको तो उत्पादन के बाद माल बेचना है, इसलिए MSP चाहिए। हमारा तो माल पैदा हो, इसके लिए पहले पहले नहर में पानी ही चाहिए। हमारे पास तो पानी ही नहीं है। बाजार तो हमारे लिए बहुत आगे की चीज है। सोचिए कि बिहार का किसान कितना पीछे है। पंजाब के किसानों का सवाल पानी नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है। वहां का सवाल है बाजार, जब उत्पादन के बाद होता है। और हमारा तो उत्पादन का ही अधिकार नहीं है। सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं। हमने कभी सरकार की नीतियों पर ध्यान नहीं दिया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने उनके नीतियों को समझा और देखा, इसीलिए इतना भयानक ठंड में, इतनी कपकपाती हुई ठंड में भी वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, ताकि उनको पता है, उनको मालूम है कि यह हमारी भी हाल बिहार के किसानों वाली करने वाली है। सरकार ने बहुत पहले बिहार के किसानों के हाल को बदहाल कर दिया है। 2006 में ही APMC एक्ट को खत्म कर दिया, 2006 में ही मंडियों को खत्म कर दिया। उसी समय से, उसके पहले से ही बिहार का किसान बर्बाद है। कहीं बाजार नहीं है, कहीं मंडी नहीं है। आपका माल पैदा हो जाता है, 15 नवंबर तक धान आ जाता है, खुलेंगे, कहीं क्रय केंद्र नहीं खुलता है। क्रय केंद्र खुलता है 15 दिसंबर से। 1 महीना का समय मिलता है, जिस समय बिचौलिए हमलावर होते हैं। किसान गरीब है, उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, उसके पास धान रखने का कोई बड़ा भंडार नहीं है। उनको धान बेच करके अपने गेहूं के लिए बीज खरीदना है, उनको धान बेच करके लिए बेटियों के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उनको धान बेच करके बेटों का पढ़ाई करना है। तो बहुत जरूरी होता है। और उसी समय बिचौलिए गांव में आते हैं, हाँ भैया धान दे दो, 1000 रुपये दे दो, 1100 रुपये दे दो, 1200 रुपये दे दो। बेचल जरूरी बोला ही बा। क्रय केंद्र कहिया खुली था, 1868 रुपये बेचाई, वो बेचाई कि ना बेचाई, वो सवाल है बा। ऐसे पूरा धान 1000 रुपये, 1200, 1300 रुपये बेचाता है। तो 1 महीना का अंदर ही जो बिचौलिया कर रहा है, ये सरकार चाहती है कि पूरा का पूरा मार्केट ही बिचौलियों के लिए दे दिया जाए। मंडियों का सिस्टम देश भर से खत्म कर दिया जाए, MSP का सिस्टम खत्म कर दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाए। ये जो 1 महीना किसानों के साथ छल होता है बिहार में, ये हमेशा के लिए इसी तरीके का ये बाजार देश भर में हमेशा के लिए बना देना चाहता है, दब करके बेचता है। सोचिए कितना अंतर। दूसरा सबसे खतरनाक जो कानून है, जिसके खिलाफ आज देश भर में आंदोलन चल रहा है, उसमें ये आपके खेतों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम का एक कानून पास किया, जिसमें आपके खेतों का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों के साथ। जैसे आप लोग ये देखिए होंगे, फॉर्चून का तेल आता है, फॉर्चून का आता है ना, रिफाइंड, ये अडानी का कंपनी बनाती है, जो अडानी का आजकल चर्चा बहुत ज्यादा है। तो अडानी कंपनी फॉर्चून का तेल बनाती है। अडानी चाहता है, या अंबानी, या जो भी बड़े बड़े पूंजीपति जो ये सब बनाते हैं, जिनके पास बड़े बड़े मिल हैं, वो ये चाहते हैं कि जिससे ये तेल बनता है, जैसे सोयाबीन से बनता है, तो ये चाहते हैं कि खेती भी वो खुद करें। वो चाहते हैं कि खुद की खेती करें, वहीं से माल निकालें, अपने ही मिल में जो है वो तेल बनाएं और अपने ही मॉल में, बड़े बड़े दुकानों में वो बेचें। इसके लिए उनको जमीनें चाहिए, जो जमीनें किसानों के कब्जे में है इस देश में।
तो इसके लिए सरकार ने उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि मान लीजिए कि यहाँ चौगाई के आसपास का जमीन बहुत उपजाऊ है, खूब धान होता है, या मान लीजिए खूब सरसों होता है, सरकार की पॉलिसी है, लेकिन कांटे तो गाड़े। इतने बड़े पुलिस फौज फटा, क्या दिक्कत है भाई? किस गुरूर में जी रहे हो? कहाँ जाइएगा? क्यों पूंजीपतियों के चक्कर में लगे हुए हैं? 2-4 पैसा चंदा देता है, जहाज हेलीकॉप्टर दे देता है, उसी पे मोदी जी घूमते रहते हैं, तो उसी का अपना चाकरी कर रहे हैं। और ये जो 1.5 अरब जनता है, इसका क्या कुछ नहीं है? तो जब जनता खड़ी हो जाएगी तो कोई अंबानी अडानी बचाने नहीं आएगा। ये शायद इनको अभी इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जनता के आंदोलन ने आज पूरे पंजाब और हरियाणा के बाद पूरा उत्तर प्रदेश आज आंदोलित हो चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा बिहार भी इन किसानों के साथ खड़ा होगा, और तब मोदी सरकार के कुबे की बात नहीं रहेगी कि वो देश के किसान के आंदोलन को रोक सके। उनके पास इसकी हिम्मत नहीं। और जो लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि कितने दिन किसान बैठेंगे, वो लोग भ्रम में हैं। 200 साल ये देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, तब अंग्रेजी बेड़ियों से हमें आजादी मिली। अभी तो 2 ही महीने हो गए, सोचिए। और किसानों ने कहा कि हमने लड़ाई शुरू कर दिया है तो अंत तक लड़ेंगे। अंत तक या तो सरकार कानून वापस लेगी, नहीं तो सरकार को ही गद्दी छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा। और जब तक सरकार को वापस नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हद है, पहले हमारे स्कूलों को बेचा, फिर हमारे अस्पतालों को बेचा, फिर हमारे रेल को बेचा, बैंकों को बेचा, जीवन बीमा को बेचा, और अब खेतों को ही बेचने पर आमद है। सब कुछ बेच देंगे। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये उस दौर का याद दिलाता है जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी और धीरे धीरे तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया, और फाइनली अंततः हमको एक अपने उपनिवेश में तब्दील कर दिया। आने वाला दिन उसी आर्थिक उपनिवेश बनाने की दिशा में हमारे देश को लोग लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अंबानी और अडानी का पैसा लगा है? नहीं, बड़े बड़े विदेशी कंपनियों का पैसा लगा है। उसका रास्ता अडानी और अंबानी, उन्हीं रास्तों में वो लोग पैसा लगाए हुए हैं, और देश के तमाम संस्थानों को बेचे जा रहे हैं, खरीदा जा रहा है। सब कुछ जब बेच दिया जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सारे सवाल नीतिगत सवाल हैं। बाकी हमें जो काम करना है वो तो हम करते ही रहेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उसको हम निभाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। हम आपके बीच में खड़े रहेंगे, आपके समस्याओं के साथ, आपके दुखों के साथ, आपके सुखों के साथ हमेशा। और उस समय भी खड़ा रहेंगे मजबूती के साथ जब आप अपने खेतों को बचाने के लिए सड़क पर होंगे। उस समय भी आपके साथ हम खड़ा होंगे जब नौजवान अपने नौकरी के सवाल पर खड़े होंगे, छात्र अपने शिक्षा के सवाल पर खड़े होंगे। और हमने इस बात का वादा पूरी जनता से किया है कि जब जनता सड़क पर होगी, अपने अधिकारों के लिए निरंकुश सत्ता से 2 हाथ कर रही होगी, तो आपका जनप्रतिनिधि भी आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ आपके कतारों में खड़ा होकर सरकारों के निरंकुशता के खिलाफ लड़ता रहेगा। हम लोग पटना में जाकर के राज भोगने के लिए विधायक नहीं बने। हमें राजनीति के कई सारे नरेशन को जो सेट कर दिया गया लंबे समय से, उसको बदलने की भी जवाबदेही है, जिसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके समाज से आए हुए हैं, आपके परिवार से आए हुए हैं। हम समझते हैं तमाम लोगों के दुखों को। हमारे पास जितने आवेदन हैं, हम देख रहे हैं इन आवेदनों को, किस तरीके का आवेदन है। कई सारे लोग कल कैसेट में बैठे थे, कई सारे मुसर समाज के लोग आए, उनके पास एक ही रूम है, लेकिन उनके अब 3 बच्चे हो गए, तीनों की शादी हो गई, बहुएं आ गई हैं, उनके पास कमरा नहीं है, और इस दुनिया में उनके पास एक छटाक जमीन नहीं है कि वो मेहनत करके भी कोई नया घर बना सके, या कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा नहीं है जिस पर आवास योजना के तहत आवास ही बनवाया जा सके। सोचिए उनका क्या होगा। पिछले विधानसभा में जब हमारे पार्टी से मात्र 3 विधायक थे, उस समय जब सवाल उठा गया था विधानसभा में कि कम से कम महादलितों को जो बिल्कुल ही भूमिहीन है सरकार जमीन, आपने वीडियो शायद देखा होगा, हंसी उड़ाते हुए कहा था कि माले के लोगों का ही काम है, खाली इनको जमीन चाहिए। माले का लोग या कोई भी नेता अपने लिए तो जमीन नहीं मांगता। हम तो उस समाज के लिए जमीन मांग रहे हैं जो आज भी हाशिए पर है। आजादी मिलने के 74-75 सालों बाद आज हम लोग जहाज पर घूमने लगे हैं। आज हमारे बच्चे क्या क्या नहीं सोचने लगे हैं, क्या क्या नहीं सपने हम देख रहे हैं। लेकिन सोचिए कि मुसहर टोली में बैठा हुआ मुसहर समाज का बच्चा कौन सा सपना देखता है। उसके पास तो एक अदद घर तक हम नहीं दे पाए। इसके लिए हम तमाम लोगों को शर्म से झुकना पड़ता है। हमारी भी जवाबदेही है कि क्या हम अपने बगल में रहने वाले लोगों को कैसे जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने नहीं दिया। और माखौल उड़ाते हुए कहा कि कहाँ जमीन है कि दे दें, जबकि बिहार में डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट है कि 21 लाख एकड़ जमीन है बिहार में।
सरकारी, गैर मजरूआ, फाजुल जमीन, सीलिंग से फाजुल जमीन, बहुत सारी जमीन है। आप उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उसको चिन्हित करके गरीबों को दीजिए ताकि वो घर बना सके। कम से कम छत का तो अधिकार मिलना ही चाहिए सबको। इस देश में जिसने भी जन्म ले लिया, क्या उसको एक छत का अधिकार नहीं देंगे? तो फिर किस लिए आप सरकार है और किसके लिए सरकार?